आदाब नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं द रेड माइक दुनिया। हमारे साथ हमारे एडिटर फॉरेन अफेयर्स सौरभ कुमार शाही मौजूद हैं। लगातार हर रोज गजा में हत्याएं हो रही हैं, रॉकेट दागे जा रहे हैं, छोटे बच्चे, बूढ़े, जवान मारे जा रहे हैं। इजराइल के सैनिकों की भी मौत हो रही। उधर हिजबुल्लाह ने भी रॉकेट से हमला किया इजराइल के ऊपर। इतना कुछ लगातार चल रहा है। मरने वालों की संख्या हर रोज बढ़ती जा रही है और वहीं समानांतर खबरें आती हैं कि नहीं, बहुत सीरियस नेगोशिएशंस हो रहे हैं कि सीज फायर हो जाए, गजा में जो इजराइल और हमास के बीच युद्ध चल रहा है वो रुक जाए। उसकी शर्तों पर डिस्कशन हो रहा है और हो भी रहा था, लेकिन अचानक से क्यों ब्रेक लग गई। कहा गया कि जब तक सीज फायर को लेकर के, शांति समझौते को लेकर के बातचीत चल रही है, तब तक हमले रोक दिए जाएंगे। लेकिन बातचीत हो भी रही है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। शाही साहब से जब हमारी बात हो रही थी तो शाही साहब ने बताया कि नेतन्याहू, जो कि इजराइल के प्रधानमंत्री हैं, वो नहीं चाहते हैं कि सीज फायर हो और उनका साथ दे रहे हैं जो बाइडेन, जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। तो क्यों नहीं चाहता है अमेरिका, क्यों नहीं चाहते हैं बाइडेन, क्यों नहीं चाहते हैं नेतन्याहू कि युद्ध रुके, और इस युद्ध से किसको फायदा हो रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। शाही साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आप बताएं कि अब क्यों नहीं हो पा रहा है, क्या साजिश लग रही है कि युद्ध विराम की ओर बात ही नहीं बढ़ रही है। देखिए, हमने पहले जब भी वीडियो किया तो हमने एक बात ऐसी थी जो हम बार बार कहते थे, वो ये था कि यूएस बैड फेथ में एक्ट करता है। आप यूएस से ये तवक्को नहीं रख सकते, अमेरिका से, कि वो इस जंग में वो किसी तरह से पॉजिटिवली इस क्राइसिस को सॉल्व करने में वो हेल्प करेगा। और वो चीज बार बार अब वाजह हो रही है। अगर आपको याद होगा कि 2 जुलाई को जो डॉक्यूमेंट फाइनल जिस पे दोनों ने अग्री किया था, यानी अमेरिका ने भी और इजरायली निगोशिएटर्स ने भी और हमास ने भी, और जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में पास हुआ, और जिसको कि बाइडेन ने अपनी स्पीच में भी बोला था कि ये डॉक्यूमेंट जो है वो फाइनल डॉक्यूमेंट है। उसके बाद से देखा जा रहा है कि इस, क्योंकि नेतन्याहू तो नहीं चाहते कि वॉर रुके, क्योंकि वॉर रुकेगा तो उनका अपना पॉलिटिकल कैरियर फिनिश हो जाएगा। लेकिन अभी जो खबर अंदर से आ रही है, जो हमारे सोर्सेज हैं उधर इजिप्ट में, वो बार बार ये बता रहे हैं कि सिचुएशन निगोशिएशन की ऐसी जगह पे पहुंच गई है कि जहां पे इजरायली निगोशिएटर्स जो हैं वो नेतन्याहू से फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं। लेकिन अमेरिका और ब्लिंकन, खासकर बाइडेन और ब्लिंकन जो है वो नेतन्याहू के सारे उसका साथ देना। इनफैक्ट हमारे स्क्रीन पे थोड़ी देर पहले अभी एक स्नैप चला था, वापस वो आएगा, आप उसमें देखिएगा। इजरायली न्यूज़पेपर्स जो है वो कह रहे हैं बार बार इस बात को कि ये पूरा निगोशिएशन जो है, इजरायली न्यूज़पेपर कह रहे हैं कि वो शैम है। शैम कहने का से मुराद है कि वो नाटक है इजराइल के और बाइडेन की तरफ से। बाइडेन बेसिकली, बाइडेन कह लें या डेमोक्रेट पार्टी कह लें, वो बेसिकली ये पिछले 1.5 महीने से ये चाह रही थी कि ये जो नाटक है, जिसमें कि वो एक निगोशिएशन का नाटक है, वो करते रहें। तो उससे ये होगा कि डेमोक्रेटिक नेशनल काउंसिल जो अभी होने, कमेटी की जो मीटिंग होने वाली थी, जिसमें आप कमाला हैरिस को कैंडिडेट जो है वो मनोनीत किया गया, उस दरमियान में कोई प्रोटेस्ट बहुत बड़े लेवल पे फिलिस्तीनी ना कर पाए। जबकि डेमोक्रेट पार्टी को लेके इसराइल के अंदर में उसके सपोर्ट इतना कम है कि अभी आपने स्क्रीन पे अपने देखा कि ट्रंप के लिए सपोर्ट कमला हैरिस के मुकाबले कई गुना था। लेकिन फिर भी डेमोक्रेटिक पार्टी अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार के अपने, यानी खुद चुनाव हारने की नौबत है। आपको पता है, अगर ये जो अनकमिटेड वोटर हैं वो अगर एरिजोना में और मिशिगन में अगर वो बाहर नहीं निकले तो 100% डेमोक्रेट्स चुनाव हार जाएंगे। लेकिन अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार के और नेतन्याहू को हेल्प कर रहे हैं, ये बहुत ही क्लियर है। ये तो जो इसराइल की तरफ से निगोशिएटर्स हैं उन्होंने वहां के मीडिया में लीक की है। अगर आप इजरायली मीडिया को फॉलो करेंगे तो उसमें ये बात कही गई है। तो असल में अभी हो क्या रहा है कि एक नाटक के अंतर्गत ये बार बार लोगों को कहा जा रहा है कि भाई
निगोशिएशन चल रही है, पर वो निगोशिएशन कुछ चल नहीं है। इनफैक्ट नेतन्याहू चाहते हैं कि ये निगोशिएशन फेल हो जाए, इसीलिए जो अप्रैल में उन्होंने एजेंडा सेट किया था वो एजेंडा अभी के निगोशिएटर के हाथ से भिजवा रहे हैं कि अच्छा इसको डिस्कस करो, जानते हुए कि इस एजेंडा को मानने के लिए ना हमास रेडी है ना और कोई। ये देखिए, इसको फ्रीज करें आप थोड़ा सा, जो हमारी स्क्रीन पे है। ये इजरायली न्यूज़पेपर बता रही है कि किस तरह इसराइल यानी नेतन्याहू के पर्सनल विंग को अमेरिकन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंथोनी ब्लिंकन उसको सपोर्ट कर रहे हैं, और जो टीम है वो फ्रस्ट्रेटेड है। आप वो अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, हमारे दर्शक वो क्या कह रहे हैं। तो ये एक तरीके से जो कहते हैं ना कि नाटक, एक नूरा कुश्ती जो है वो करने की कोशिश अमेरिका और नेतन्याहू यानी बाइडेन और नेतन्याहू ये नूरा कुश्ती खेल रहे हैं, और दुनिया को ये एक वो देना चाहते हैं कि हमास जो है वो एग्री नहीं कर रहा। हमास ने 2 जुलाई वाले डॉक्यूमेंट पे उसने एग्रीमेंट कर ली कि हम तो इसके लिए राजी हैं, लेकिन ये बार बार उसको एक जिसको कहते हैं साजिश के तहत उसको चेंज करने की कोशिश जो है वो बाइडेन की भी है और नेतन्याहू की। इससे फायदा क्या है? क्या नेतन्याहू अपने राजनीतिक लाभ के लिए चाहते हैं कि युद्ध चलता रहे? क्योंकि अब जिस तरीके से उन्होंने ईरान में जाकर के हमास के पॉलिटिकल विंग के प्रमुख को मारा है, उसके बाद से ईरान ने यह भी कहा है बदला लेंगे, कब लेंगे, कैसे लेंगे, अभी तक उसका पता नहीं। अब जिस तरीके का रेकलेस बिहेवियर किया है इजराइल ने, ईरान में जाकर के हमला कर देना और तमाम चीजें हैं, तो उससे ये तो नहीं लगता है कि इजराइल अब शांति चाहता है? इजराइल तो जिस तरीके की उनकी गतिविधियां, ऐसा लगता है कि इजराइल तो चाहता है कि युद्ध की व्यापकता बढ़े और इसमें दूसरी शक्तियां भी टूट पड़े। बिल्कुल बिल्कुल, ये देखिए, इजराइल का पॉइंट ऑफ व्यू और नेतन्याहू का पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे डिफर करता है। इजरायलीज ये जान रहे हैं कि उनका मुल्क जो है वो धीरे धीरे मर रहा है, उसकी एक स्लो डेथ हो रही है, इकोनॉमिक डेथ भी हो रही है, इंटेलेक्चुअल डेथ इस मामले में हो रही है कि जो भी आदमी एक जो उनका कह सकते हैं इंटेलेक्चुअल क्लास था वो वहां से परमानेंट माइग्रेट कर रहा है। इकोनॉमिक डेथ ऐसी हो रही है कि अभी 5 दिन पहले की उनकी अपनी असेसमेंट है कि $68 बिलियन का नुकसान इजरायली इकोनॉमी को हो चुका है। उतनी बड़ी इकोनॉमी है नहीं, तो उसके लिए $68 बिलियन बहुत बड़ी रकम होती है। लेकिन नेतन्याहू को सिर्फ अपनी पड़ी हुई है कि हम किसी तरह हमारा पॉलिटिकल सर्वाइवल होता रहे। अच्छा, अभी अमेरिकन निगोशिएटर्स को ईरान ने और हिजबुल्लाह ने दोनों ने ये कहा था कि निगोशिएशन जब तक चल रही है तब तक हम हमला नहीं करेंगे, तो इसलिए भी निगोशिएशन को खींचने की एक कोशिश हो रही थी कि किसी तरह इस हमले को टाला जाए। खैर हिजबुल्लाह ने एक छोटा हमला जो है वो परसों कर दिया, खासकर इसलिए क्योंकि ये जो राउंड है ये अगेन फेलियर, क्योंकि फेलियर तो होगा ही। आप तो वो चीजें, वो डिमांड आप ऐसी कर रहे हैं जो कि डिमांड ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में है भी नहीं। मैं कुछ चीजें यहाँ पढ़ के बताऊं, हमारे स्क्रीन पे इसको फ्रीज कर दीजिए। ये सेंट्रल गजा का इलाका है जिसके स्क्रीन में जो बिफोर और आफ्टर है आप देख रहे हैं, ये नेत्ज़ारिम कॉरिडोर है, ये सेंट्रल गजा का कॉरिडोर है जिसमें इजराइल ये इंसिस्ट कर रहा है। आपने देखा राइट साइड में कि वो सारी बिल्डिंगें वहां पे ध्वस्त कर दी गई हैं और 4 किलोमीटर का एक चौड़ाई की एक कॉरिडोर जो है बनाई गई है, जो आपके राइट साइड में स्क्रीन पे सड़क जैसी जाती हुई दिख रही है, जहां पे लेफ्ट साइड में आप बिल्डिंग्स देख रहे हैं। इजराइल ये कहता है कि हम यहाँ पे अपने आर्मी को रखेंगे और हम यहाँ से नहीं निकलेंगे, जबकि ये 4 जुलाई के 2 जुलाई वाले डॉक्यूमेंट में बिल्कुल क्लियर हो गया था कि गजा के किसी हिस्से पे इजराइल का कोई मौजूदगी नहीं रहेगी, उनको वहां से विड्रॉ करना पड़ेगा। इजराइल को भी पता है कि वो यहाँ पे रह नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे अगर रहेगा तो हर दिन उस पर अटैक होगी, हर दिन उसके लोग मारे जाएंगे। पिछले हफ्ते भर में उनके 4 सोल्जर्स 5 सोल्जर्स मारे गए हैं सिर्फ इस जगह पे। लेकिन वो इसको इसलिए यूज कर रहा है क्योंकि हमास इसके लिए एग्री नहीं होगा तो ये बातचीत फेल हो जाएगी, ये बातचीत और आगे चलती जाएगी। ऐसा ही है, अगले क्लिप पे जाएं, जो दूसरा कॉरिडोर है जहां पर एस्फाल्ट की रोड बनाई जा रही है वो दिखाएं अगले। हाँ, बैक, हाँ, ये फिलाडेल्फिया कॉरिडोर है जो इजिप्ट और गजा का बॉर्डर है, जिसमें जब इजिप्ट के साथ इनका कैंप डेविड अकॉर्ड हुआ था तो उस जमाने में इसराइल ने कहा था कि इस पे वो इसराइल कभी कब्जा नहीं कर सकता है। लेकिन अब वहां पर देखिए आप, परमानेंट रोड बनाने की कोशिश हो रही है और इस बॉर्डर पे कब्जा करने की मांग है। इसमें कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है, लेकिन इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ये है कि इसके लिए इजिप्ट अंदर से रेडी है। इनका पूरा हिस्ट्री रहा है एंटी पैलेस्टीनियन, ये जो खित्ते के सारे सुन्नी मालिक हैं वो किस तरह से इसराइल का हेल्प करते हैं, उसका सबसे बड़ा एग्जांपल ये है कि अपने ही अकॉर्ड को
वो अंदर enforce से नहीं ब्रीच कर रहा है, करवा रहे हैं, ब्रिज अपने कर रहा अंदर है, ब्रीच अपने करवा अकॉर्ड रहे को हैं ब्रिज जी। कर रहे हैं। हमास ने कहा है कि ये दोनों चीज नहीं हो सकती, और हमास को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो यहाँ पे रहेगा, क्योंकि अब देखें जिसको इसराइल ने मार दिया वो तो फिर भी कुछ कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार थे, लेकिन अब जो हेड बने हुए याहिया सिनवार जो है, वही पॉलिटिकल हेड भी है और वही मिलिट्री हेड भी है। उन्होंने निगोशिएटर्स को कह रखा है अपने तरफ से कि जाओ, सिर्फ सुनो उनकी बात, नया कुछ निगोशिएट करना ही नहीं है। 2 जुलाई की जो डॉक्यूमेंट है जिसपे सब लोग अग्री कर चुके थे, जो यूएन में सिक्योरिटी काउंसिल में जिसको पारित किया गया है, उसके ऊपर से कोई निगोशिएट नहीं कर रहा। अमेरिका की इसमें बदमाशी ये है कि अमेरिका ने कहा है कि नहीं, हम इसमें कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, हम एक्सप्लेनेटरी डॉक्यूमेंट डाल रहे हैं। एक्सप्लेनेटरी डॉक्यूमेंट के नाम पे वो क्या कर रहे हैं कि वो आर्टिकल्स को चेंज कर रहे हैं। जैसे जब ये बात हो गई कि वहां पे इजरायली फोर्सेस नहीं रहेंगी, तो फिर ये कहां से बात आ गई कि कुछ दिनों तक रहेगी, बात तक नहीं रहेगी। मैं जैसे 2 आर्टिकल आपको पढ़ के बताता हूँ, जो मेरी किसी से बात हो रही थी जो निगोशिएशन टीम के बिल्कुल करीब है, उनका ये कहना था कि आर्टिकल 8, मैं अंग्रेजी में पहले पढ़ता हूँ जो ओरिजिनल आर्टिकल है, फिर मैं उसको हिंदी में समझाने की कोशिश करूंगा। हम्म। तो इसमें 2 आर्टिकल, आर्टिकल 8 और आर्टिकल 14 जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में है, उसमें इसराइल जो है वो बेसिकली वर्ड प्ले कर रहा है, शब्दों के साथ खिलवाड़ कर रहा है ताकि आगे उसका उपयोग किया जा सके। देखें, ये अमेरिकन सोसाइटी है ना, ये लॉयर्स की सोसाइटी है, ये इनके सब चीज जो है वो लीगल डॉक्यूमेंट्स पे चलती है। तो ये हमेशा कोशिश करते हैं ये है कि बैड फेथ में निगोशिएट करें, यानी मन में एक कह सकते हैं कि चोर रख के निगोशिएशन करें, ताकि बाद में किसी वर्ड को यूज करके उसको चेंज किया जा सके। आर्टिकल 8 जो अग्रीमेंट हुआ था, जो यूएन में इन्होंने पास किया है, उसमें ये कहता है डॉक्यूमेंट में, आर्टिकल 8 स्टिपुलेटेड दैट डे 16 ऑफ द फर्स्ट स्टेज two sides will negotiate the second stage and end the war, including the number of detainees to be released. Hamas wants the word including to be removed as it will allow Netanyahu to put more condition. तो बेसिकली ये कह रहा है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ये कहती है कि फर्स्ट फेज सीज फायर के बाद के 16वें दिन तो सेकेंड फेज का निगोशिएशन शुरू होगा वॉर को खत्म करने के लिए, विच इंक्लूड्स रिलीजिंग द डिटेनीज, यानी इजरायली जो पैलेस्टीनियन कैद है उनको रिलीज करने की बात हो रही है। अब इंक्लूडिंग कहने का मतलब ये कि ये कल से इजराइल कह देगा कि हाँ ठीक है, हम इंक्लूडिंग लिखा हुआ है तो हम रिलीज तो करेंगे, लेकिन आपको हम डिसआर्म करेंगे, या कोई नए कंडीशन लगा दे। ये शब्दों का खेल है जो लीगल डॉक्यूमेंट में है। तो वो हमास कह रहे नहीं, आपको ये वर्ड हटाना पड़ेगा, आपको कंफर्म करना पड़ेगा कि आप जो है वहां पे क्या करने वाले। दूसरा, आर्टिकल 14 सेज that the mediators will seek to sustain the ceasefire as long as negotiations for the second stage are going on. यानी 16वें दिन के बाद से जब सेकेंड स्टेज शुरू होगा निगोशिएशन का, तो ये कह रहे हैं कि जो मेडिएट कर रहे हैं, मेडिएटर्स विल सीक टू सस्टेन द सीज फायर। देखिए किससे बदमाशी, शब्दों की बदमाशी जो है, आप यहां देखिए, सीक करने का मतलब कोशिश करेंगे। तो कल से अमेरिका कह देगा कि हाँ हमने कोशिश की, हम सक्सेसफुल नहीं हुए, इजराइल दोबारा हमला कर दे, अब उसके कैदी भी छूट गए और वो दोबारा हमला कर रहा है। तो हमास ने कहा कि ये सीक वर्ड इसमें से हटाइए, कोशिश वर्ड इसमें से हटाइए। आपको कहना होगा कि आप अगर मेडिएटर है तो आप श्योर कीजिए कि इजराइल दोबारा हमला नहीं करेगा। तो इस तरह की छोटी छोटी जो बदमाशियां हैं वो अमेरिका के कहने पर, अमेरिकन लॉयर्स के हेल्प से नेतन्याहू जो है वो इसमें डलवा रहा है। जहां तक इजरायली पब्लिक का सवाल है, तो मैं बार बार ये कहता आया हूं कि अनलाइक अदर कंट्रीज, इजराइल में वहां की हुकूमत और लोगों के दरमियान आइडियोलॉजिकल कोई डिफरेंस नहीं है। हमारे स्क्रीन पे जो अभी चल रहा है, ये वो इजरायली सैनिक है जिसने रेप किया है पैलेस्टीनियंस का, और आप देखें इसको हीरो बना के वहां के सारे चैनल्स पे ले जाया जा रहा है। दुनिया में कहीं और कोई रेपिस्ट होता तो आप उसका चेहरा नहीं दिखाते, आप उसको आप अपने आप को उससे कट करने की कोशिश करते कि नहीं देखिए हुकूमत पे इससे कोई नहीं, इसने एक्सेप्ट भी किया कि इसने रेप किया है। एग्जैक्टली, अब एक्सेप्ट तो हीरो बन गया, वो सारे चैनल्स पे उसको ले जाया जा रहा है, सारे चैनल्स पे उसको घुमाया जा रहा है। अव्वल तो ये है। दूसरा, अगर आप ये देखें, इसको भी फ्रीज करें, लगभग इजराइल में 70 से 80% कार्स पे ये बम्पर स्टिकर लगा हुआ है, जेनोसाइडल स्टिकर लगा हुआ है, जिसमें बोल रहे हैं फिनिश देम, फलस्तीनियों का खात्मा करो। ये वहां के, तो ये जो लोग कहते हैं कि नहीं हमें आर्मी में और वहां के सिविलियंस में फर्क करना चाहिए, इजराइल में कोई सिविलियन टाइप की कोई चीज नहीं।
हर आदमी की आर्मी ट्रेनिंग होती है, हर आदमी आर्मी में सर्व करता है, हर आदमी जेनोसाइड में मुलविस है किसी न किसी तौर पे। तो इसके लिए इजरायली पब्लिक का सपोर्ट है। कोई तो वेस्ट ये बताने की कोशिश करता है कि नेतन्याहू बदमाश है, इजराइल के पब्लिक नहीं, ऐसा नहीं है। नेतन्याहू और इजराइल के पब्लिक के दरमियान इस मामले में कोई तफरका नहीं। और मामलात में तफरका हो सकता है, इस जेनोसाइड के मामले में कोई तफरका नहीं। ये अच्छा, ये सारे इजरायली न्यूज़पेपर से लिए गए, ये कोई, हम तो किसी दूसरे न्यूज़पेपर की बात ही नहीं करें, तो इजरायली न्यूज़पेपर्स और इजरायली टीवी चैनल्स के ग्रैब्स हैं जो हम अपनी स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। अगर नेतन्याहू को ये लगता है कि सस्टेन कर लेंगे ये वॉर को, नहीं, वॉर सस्टेन नहीं होगा। हम चाहते हैं एक फेसबुक पोस्ट है वो दिखाया जाए, सीएनएन की अपनी रिपोर्ट है, सीएनएन तो प्रो अमेरिका प्रो इजराइल वो है, उसकी अपनी रिपोर्ट है जो ये कहती है कि सिर्फ 2 बटालियन ऐसे हैं हमास के जो जिसको इजराइल ने किसी रूप में इन्फ्लुएंस, ये इसको यहाँ पे पॉज करें। CNN reports that more than half of the Hamas battalions are recovered, जिसमें थोड़े लोग मरे थे वो रिकवर हो गए, नए रिक्रूट उसमें ज्वाइन कर चुके हैं। इजराइल इज डिफीटिंग गाजा बाय रिलेटिवली स्मॉल पैरामिलिट्री फोर्स, ये कह रहे हैं कि जो आधा से ज्यादा हैं वो रिकवर कर चुके हैं। सिर्फ 2 ऐसे बटालियन बचे हुए हैं, 24 में सिर्फ 2 ऐसे बटालियन हमास के हैं जिसको इजराइल ने एक लार्जर नंबर्स के उसके फाइटर्स को मारा है। तो अगर ये लगता है कि ये चीज आप मिलिट्रीली ब्रोबीट कर सकते हैं हमास को, तो नहीं कर सकते हैं। ये अब वेस्टर्न मीडिया जो प्रो इजरायली मीडिया है वो भी इसको मानती है। हम आप ये चीज बहुत महीनों से कह रहे हैं क्योंकि हमें पता है असेसमेंट के थ्रू कि क्या कैसे ग्राउंड पे मिलिट्री ऑपरेशंस हो रही हैं, लेकिन अब ये एडमिशन सीएनएन जैसे ग्रुप्स भी कर रहे हैं। तो आइडिया ये है कि जितना ज्यादा आप सिविलियन को देखिए, सिविलियन तो मार ही रहा है इजराइल, हर दिन 20, 50, 40, 100 हर दिन मार रहा है, लेकिन मिलिटरली उसको कोई विक्ट्री जो है वो यहाँ पे अचीव नहीं हो रही है, ये इजरायली भी अब जानते हैं। तो अब इसके बाद नेक्स्ट राउंड ऑफ निगोशिएशंस फिर शुरू होंगे, 1 हफ्ते में या 4-5 दिनों में फिर से शुरू होंगे। फिर ये देखना होगा कि क्या ये फिर वही टैक्टिक अपना रहे हैं, इसको एलोंगेट करने की, इसको खींचने की, या कोई सीरियस कुछ एक सीरियस प्रपोजल इजराइल की तरफ से आ रहा है। और अगर मैं कह दूं नेतन्याहू की तरफ से आ रहा है कि नहीं, इजराइल की तरफ से तो आ रहा है, नेतन्याहू की तरफ से आ रहा है कि नहीं, ये देखने वाली बात होगी। अच्छा, दर्शकों को हम ये भी बताएं, प्राइमरली ये निगोशिएशंस अभी चल रही हैं। मैं कमेंट्स पढ़ता हूं आपके, कई लोगों ने बार बार कमेंट किया गजा पे करें, गजा पे करें, लेकिन हम कुछ झूठा नहीं करना चाहिए। जस्ट बिकॉज कि आपको वीडियो चाहिए तो हम ऐसा नहीं चाहते कि आपको कुछ झूठी कुछ गलत जानकारी कर दे दें, दें, कुछ गलत कर दें। कर दें, स्पेकुलेटिव हाँ, कर दें। अभी अगर मिलिटरली आप इस स्ट्रगल को देखें तो स्टेलमेट पे खड़ी हुई है, तो हम अगर स्टेलमेट है मिलिटरली तो उस पर क्या वीडियो की जाए। आज चूंकि कुछ मटेरियल आया है, कल निगोशिएशन जो है लेटेस्ट राउंड ऑफ निगोशिएशन कल फेल हुई है, तो हम आज ये वीडियो कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास एक कुछ पुख्ता जानकारी है जो हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। लेकिन हर दिन आप अगर ये सोचेंगे कि हम कुछ आपको दें तो फिर एक प्रेशर हम पे रहता है कि लेकिन हम वो गलत आपको इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आपको सही जानकारी मिले, सही चीज आपको समझ में आए, ताकि आप एनालिटिकल एक व्यू बना सकें। तो आगे कुछ भी इस निगोशिएशन में जैसे ही कुछ चेंज होगा, आप बिल्कुल मुतमईन रहें, चेंज होते ही हम वीडियो करेंगे। आपको कमेंट में लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उससे पहले हम वीडियो कर देंगे। लेकिन अगर कोई चीज स्टॉलमेट में है, अगर कोई चीज स्टॉलमेट में चल रही, तो वहां हम उस पर बिना किसी बात की वीडियो नहीं करना चाहते। तो ये चीज प्लीज आप भी समझें, और कुछ भी नया होगा तो रेड माइक दुनिया सबसे पहले आपके पास लेके आएगा और आपको अंदर की सारी चीजें बताएगा। ये आखिरी सवाल ये बताएं कि अब आगे क्या होगा? भाई ये मानने को तैयार नहीं है, हमास भी झुकेगा नहीं, वो तो चलो हम मरेंगे या जो भी है वो तो डू और डाई वाली बात है। ईरान का क्या रोल देखते हैं, हिजबुल्लाह का क्या रोल देखते हैं? तो ऐसे जैसा चल रहा है चलता रहेगा। देखिए, बॉइलिंग द फ्रॉग हमने पहले भी यूज किया है कि आपको मेढक को जब मारना होता है तो आप उसको गर्म पानी में नहीं डालते, आप उसको ठंडे पानी में डाल के पानी को धीरे धीरे गर्म करते हैं। तो बॉइलिंग द फ्रॉग तो इजराइल का हो ही रहा है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। कल भी हमने एक स्टेटमेंट यूज किया था, इजरायली आर्मी स्पोक्स पर्सन का स्टेटमेंट, जिसमें वो खुद कह रहे हैं कि अमेरिका को इस रीजन में रहना पड़ेगा हमारी सुरक्षा के लिए। ये पहली बार इजराइल ने एडमिट किया इतने सालों में। आज तक तो इजराइल अकेले 4-5 सुन्नी अरब कंट्रीज जो उस पर अटैक करते थे 67 में हो या 73 में, उनको अकेले हरा देता था। आज ऐसी क्या बात हो गई कि एक पैरामिलिट्री से आप लड़ नहीं पा रहे हैं, एक हिजबुल्लाह से लड़ने के लिए
आपको अमेरिकन रसद की भी जरूरत है, उसके फिजिकल प्रेजेंस की भी जरूरत है। वो चीज तो, लेकिन ये स्लो प्रोसेस है। इस अगर आज से 10 साल पहले रेकलेसली हिजबुल्लाह कुछ करता तो आज इस सिचुएशन में नहीं होता जहां इसराइल को, अमेरिका को गुहार लगानी पड़ रही है कि आप फिजिकली प्रेजेंट हो। वो कितना सस्टेनेबल है लॉन्ग टर्म में, वो सबको पता है कि मिलिटरली ये चीज जो है, ये पैरिटी जो है वो फाइनली ऐसा होगा कि अपर हैंड हो जाएगा जो प्रो पैलेस्टीनियन फैक्शंस है। लेकिन ये चीजें धीरे धीरे चलती है। ऐसा नहीं होता कि आपने कमेंट में आके लिख दिया कि ईरान क्यों नहीं अटैक कर रहा है तो आपकी बात पे ईरान कल अटैक कर देगा। आपकी बात पे ईरान कल अटैक कर देता है तो 45 साल में यहाँ पर इस सिचुएशन में नहीं पहुंचता कि जहां पर वो अटैक करने की कुवत रखता है। उनके सबके अपने कैलकुलेशन हैं, सबकी अपनी मिलिट्री टैक्टिक है, कैसे लड़ना है, कैसे नहीं लड़ना है, कब अटैक करना है, कब नहीं अटैक करना है। ये सारी चीजें एक लॉन्ग टर्म मिलिट्री प्लानिंग के तहत होती है। जस्ट बिकॉज कि आप चाहते हैं कि वीडियो गेम जैसा एक ने हमला किया तो नेक्स्ट डे दूसरा हमला कर दे, तो दुनिया वैसे नहीं चलती। तो ये चीज समझने की जरूरत है दर्शकों को भी कि मिलिट्री एस्पेक्ट्स जो हैं उसका एक अपना कोर्स होता है और वो वैसे चलता है। तो ये जो रीजनल पावर है वो भी ये जानते हैं कि दे कैन नॉट अलाउ हमास टू बी डिफीटेड। ये तो हिजबुल्लाह ने भी कहा है, ईरान ने भी कहा है, और वो अश्योर करने के लिए उनके पास कई तरीके हैं। हम एक वीडियो लेके अभी आने वाले हैं अगले कुछ दिनों में हुतीज पे, कि कैसे अब वेस्टर्न प्रेस ये एडमिट कर रही है कि रेड सी में अमेरिका हुतीज से हार गया है। इस पे हम वीडियो करने वाले हैं कि क्या हो रहा है, उनकी प्रेजेंस वहां से क्यों, शिप्स क्यों निकाल ली गई हैं। तो ये सारे ये चीजें हैं ना, स्लो मूविंग चीजें हैं, चेस बोर्ड पे पीसेज है ना, तो अलग अलग तरीके से चली जाती है। तो आप देखते रहिए रेड माइक दुनिया, हम आपके पास चीजें लेते आएंगे, अलग अलग एस्पेक्ट पे चर्चा करेंगे। डिप्लोमेटिक एस्पेक्ट पे आज हमने बात की, मिलिट्री एस्पेक्ट पे हम बात करेंगे, अलग अलग एस्पेक्ट पे आपको बताएंगे कि गजा में क्या हो रहा है। लेकिन इस बात के लिए आप मुतमईन रहें कि झूठी खबर आपको लेके नहीं आएंगे। क्लिकबेट जर्नलिज्म में हम लोग बिलीव नहीं करते। तो शाही साहब ने बता ही दिया है, कुछ कहने के लिए नहीं बचा हमारे लिए। तो फिर द रेड माइक पर आप दुनिया को बहुत मोहब्बत दे रहे हैं, देखते रहिए और बहुत स्वतंत्र तरीके से, बिना बायस्ड हुए, बिना रिमोट कंट्रोल वाले गेम की तरह, युद्ध बहुत सीरियस चीज है और उसको उसी सीरियस और गंभीरता के साथ हम लोग आपके समक्ष उससे संबंधित खबरें बताते हैं और उसका एनालिसिस करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमें देखने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया।